धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी उमर गौतम और जहांगीर एटीएस की रिमांड पर भेज दिए गए। एक हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंपा गया है। इन दोनों आरोपी सौंपे गए। कोर्ट ने दोनों को एक हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को दिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से इनके और साथियों के बारे में पूछताछ होगी। अवैध धन परिवर्तन कराए गए लोगों की जानकारी दी जाएगी। अवैध फंडिंग पर भी पूछताछ होगी। व्यक्तिगत तौर पर और संस्था के बैंक खातों पर होगी पूछताछ। यानी पूरा का पूरा ये रैकेट जो धर्मांतरण का चल रहा था उसके बारे में गहन पूछताछ अब कर पाएगी एटीएस की टीम। एक हफ्ते की रिमांड अदालत ने दी है एटीएस को। अब एटीएस खंगालने का काम करेगी। एक हफ्ते की लंबी पूछताछ होगी और खंगाला जाएगा कि आखिर किस तरीके से चल रहा था ये धर्मांतरण का रैकेट। जबरन लालच देकर मजलूमों को धर्मांतरित कराया जा रहा था। धर्म बदले जा रहे थे। कैसे, क्या था तौर तरीका, कहां से आ रहे थे पैसे, क्या था मकसद, कब से यह सब चल रहा था, कितने लोग हैं इस पूरे गिरोह में, तमाम बातों की पड़ताल होगी। पूरी पूछताछ होगी। एटीएस को रिमांड मिल गया है। दोनों का रिमांड, उमर गौतम और जहांगीर, एक हफ्ते की रिमांड कोर्ट ने अब एटीएस को दे दी है। ऋषभ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, तो ये वाकई अपने आप में बड़ी कामयाबी, अब सामने आ पाएगा पूरा का पूरा चेहरा इस रैकेट का। जी अजय, देखिए बहुत ही बड़ा ये गिरोह है। जिस तरह से संचालित हो रहा था, एटीएस को पूरी जांच पड़ताल की ज़रूरत है। जो कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली गई थी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि एटीएस ने कहा था कि एक बड़ा गिरोह है, इनके फंडिंग के नेटवर्क से हमें जानकारी चाहिए, इनके गिरोह से जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ किन किन शहरों में कितने लोगों का इन्होंने अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया है, इन सब की जानकारी लेनी होगी। तो एक हफ्ते की रिमांड फिलहाल कोर्ट ने मंजूरी दे दी है जहांगीर और उमर गौतम की। उमर गौतम की जो संस्था है इसके बारे में खास तौर से पूछताछ होगी। जो इस्लामिक दावा सेंटर है नई दिल्ली में, जहां हर साल एक जलसा करवाया जाता था, एक कार्यक्रम करवाया जाता था जिसमें 200-250 ऐसे लोगों को पेश किया जाता था जिन्होंने हाल ही में गैर मुस्लिम से जो मुस्लिम बने थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था। फिर वो तमाम लोगों को मोटिवेट करते थे, ओरिएंटेशन करते थे कि उनको अब हिंदू धर्म या जो भी उनका धर्म है उसको धर्म छोड़ के इस्लाम को अपनाना चाहिए। तो इन सारे जलसों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था, जो तमाम और धर्म परिवर्तन लोगों ने किए हैं उनको कहाँ से फंडिंग हो रही थी। जो कानपुर में लड़का है आदित्य से जो अब्दुल कादिर बना था, उसको भी बताते हैं कि हर महीने 7,000 रुपये आ रहे थे, उसको नौकरी और शादी का वादा किया गया था। तो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इस पूरे रैकेट की, उसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही थी इसकी जानकारी ली जाएगी। जहांगीर का जो रोल था इस पूरे गिरोह में वो ये था कि वो फर्जी कागजात धर्मांतरण से संबंधित तैयार करवाता था कई बार, और किसी कागजात की ज़रूरत होती थी तो वो फर्जी तरीके से तैयार करवाता था। तो जहांगीर का एक अलग नेक्सस है। आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे बड़े जो गिरोह है उसकी एक अलग विंग है जिससे जहांगीर संबंधित है। तो जहांगीर की उस विंग में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इन सब की जानकारी भी एटीएस को अपनी इस रिमांड के दौरान करना होगी। रिमांड के दौरान एटीएस इन दोनों आरोपियों को कई जगह दबिश पर भी ले जा सकती है, कुछ बरामदगी करवा सकती है। तो कुल मिला के कुछ नई गिरफ्तारियां, कुछ और गिरफ्तारियां और कुछ और बरामदगी के लिए ये एक हफ्ते का रिमांड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साफ तौर पे पूरी बात सामने आएगी खुल करके इस पूछताछ में कि कैसे मजबूरों को मदद के नाम पर दरअसल मजहब बदलने का खेल चल रहा था, कैसे ये चल रहा था। इसी की पूरी पूछताछ अब एटीएस करेगी हफ्ते भर तक इन दोनों आरोपियों से, और पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से सब कुछ चल रहा था। ऋषभ, धन्यवाद आपका इस वक्त जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने धर्मांतरण मामले की जांच कराने की मांग की है। कहा है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये बातें भी सामने आनी चाहिए। अमानुल्लाह खान के बयान पर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के योगी सरकार के आदेश का स्वागत किया। धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग जो है उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया। तमाम जो चीज़ें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलती हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज के अखबारों की सुर्खियां हैं और पढ़कर अचंभित भी हूँ कि इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है इस तरह की गतिविधियां भी कुछ लोग अंजाम देने में लगे हुए हैं। विस्तृत जांच होनी चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है, बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। पैसा कहाँ से आ रहा, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं सख्त कार्रवाई हो कि जिस तरह से देश में आगे से ऐसी गतिविधियां ना हो पाए।
और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। धर्म परिवर्तन के इस मामले में गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम के घर न्यूज 18 पहुंचा। उमर गौतम फतेहपुर के ग्राम पंथुआ का रहने वाला है और उमर का पहले का नाम श्याम प्रताप था। धर्म परिवर्तन की वजह से उमर के पिता ने परिवार से उसे बेदखल कर दिया था। न्यूज 18 ने उमर गौतम के बड़े भाई से बात की। उमर के बड़े भाई उदयनाथ का कहना है कि उमर से उनका कोई रिश्ता नहीं है, काफी वक्त से उमर के संपर्क में भी वो नहीं है। इसके साथ ही परिवार ने उमर को इस्लाम से हिंदू धर्म में वापसी की काफी कोशिश भी की थी। और मोहसिन रजा ने क्या कहा है, आइए भी सुनते हैं। लोगों को हम बिल्कुल चिन्हित कर करके बिहाइंड द बार करेंगे और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे लोग जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे धर्मांतरण को लेकर और जिसको सपा और कांग्रेस सदन में विरोध कर रहा था कि ये कानून न लाया जाए, तो आज साबित हो गया कि इसलिए ये चाहते थे कि ये कानून न लाया जाए क्योंकि ये एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पूरे देश को और प्रदेश को आतंकवाद की आग में या किसी एक साजिश के तहत आग में झोंकने का काम करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। ये इसका सबूत है और एटीएस को हम बधाई देंगे कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं और उसका परिणाम भी दे रही हैं। ये जो परिणाम है 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है। संगठन के नेताओं के सामने ये रिपोर्ट रखेंगे। विभाग के कामकाज का ब्यौरा देना होगा। सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा जाएगा। योगी के नाम और काम पर लड़ा जाएगा चुनाव। शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ होगी बैठक और इसमें सभी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी होगी। बताना होगा क्या किया, मंत्री पद पर रहकर जनता के लिए कौन से काम किए और किस रिपोर्ट के साथ जाएंगे जनता के सामने, सारी बातें। और सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है। पिछले साल से ही तैयारियों में हम जुट गए थे। यह भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है। हम सहयोगी दलों को सम्मान दे रहे हैं। राष्ट्रवादी दलों को संघ का साथ मिलता है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा दावा, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सियासी कसरत शुरू कर दी है। जहां बीजेपी बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री पिछले 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं, तो आज असीसुद्दीन ओवैसी ने भी 100 सीटों पर लड़ने की बात कही और बाकायदा जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह है, सरकार के मंत्री और प्रवक्ता। सर, ओवैसी भी 100 सीटों का ऐलान कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आवेदन भी जारी कर दिया है विधायकी के लिए। वो उनका निर्णय है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर चुकी है। दिसंबर में 2020 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बैठकों का एक दौर शुरू किया था। उसके बाद कोरोना आ गया था, मगर उसके बाद तुरंत हमारे संगठन महामंत्री भी आए हैं और बैठकें चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश आएंगे। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने किसी ने भी ओवैसी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी सीटों का कहीं उन्होंने घोषित की हैं या उसके बारे में निर्णय किया है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सभी लोग तैयार हो जाएं। हमने पहले भी 2017 में दिखाया, हमने 2019 में भी दिखाया और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कल संघ की, सरकार की, संगठन की बाकायदा बैठक हुई, फिर कोर कमेटी की बैठक हुई। क्या रणनीति बीजेपी बना रही है? अपना दल को कहा जा रहा है कि 2 सीटें दे रहे हैं, जौनपुर और मिर्जापुर में जिला पंचायत की। छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश है। देखिए, आप एक शब्द इस्तेमाल किया, रणनीति, और आप कह रहे रणनीति मैं मीडिया के सामने जाहिर कर लूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा, हम जो भी करेंगे अपने जितने भी छोटे दल हों या जो भी हों, हमारे सहयोगी दल जितने, उन सबको हम लेकर चलेंगे और एक साथ हम लोग एनडीए की जीत हासिल करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम से यानी कि केशव मौर्य से सीएम योगी की मुलाकात खत्म हो गई है। केशव मौर्य के बेटे को आशीर्वाद देने गए थे सीएम योगी। हाल ही में हुई है केशव मौर्य के बेटे की शादी। योगी ने
सीएम योगी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया है और फिर मुलाकात भी हुई सीएम और डिप्टी सीएम के बीच, और अब यह मुलाकात खत्म हुई है। ये तस्वीर बड़ी है, इसके सियासी मायने बड़े हैं। निजी मुलाकात ये कह सकते हैं। शादी हुई है, केशव मौर्य के बेटे की आशीर्वाद देने गए थे सीएम योगी, लेकिन मुलाकात के मायने बड़े हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की ये मुलाकात अभी खत्म हुई है, तस्वीर उसी की। कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी खबरें। बागपत से इस वक्त खबर है, शराब माफिया का घर कुर्क किया गया है। शराब माफिया पिंटू पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 50 लाख कीमत का मकान कुर्क कर दिया गया है। छपरौली पुलिस ने कार्रवाई की है। जेल में बंद है शराब माफिया पिंटू। गैंगस्टर शराब तस्करी के 37 केसेस दर्ज हैं इसके खिलाफ। तो शराब माफिया का घर कुर्क, बागपत में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया पिंटू पर कार्रवाई। और संभल से खबर है, बिजली विभाग पर आरोप लगा है, विजिलेंस टीम पर धक्का देने का आरोप लगा है। गिरने के से मौके पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। जेई पर 10,000 घूस मांगने का आरोप भी लगा है। एसडीएम ऑफिस से पहुंचकर की गई शिकायत। कोरोना काल में खाकी वर्दीधारियों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करते हुए पुलिस कर्मियों ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई दर्द झेले हैं। बावजूद इसके पुलिस महकमा अपना फर्ज निभाता रहा है, लेकिन अब वक्त है इनके लिए कुछ अच्छा करने का। और आज के दौर में संजीवनी बने कोरोना वैक्सीन के तोहफे से ज्यादा क्या बेहतर हो सकता है। जब दुनिया घर में आराम फरमाती है, तब भी पुलिस अपना फर्ज निभाती है। लेकिन जब बात घर वालों के सुरक्षा की आती है, तो कोरोना काल में उनकी नजर भी कोरोना के खात्मे के लिए बने टीके पर आकर ठहर जाती है। जी हाँ, पुलिस वालों की इसी तकलीफ को भांपते हुए मुंबई के बांद्रा में पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए टीकाकरण का कैंप लगाया गया और पुलिस वालों के तकरीबन 500 परिजनों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। फाइनली आई एम वैक्सीनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने वैक्सीन ले लिया। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चला, पेन भी नहीं हुआ। सो आई एम फिट एंड फाइन। रिजवी कॉलेज का थैंक्स पहले, क्योंकि पुलिस फैमिली के लिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है और ओनली फॉर पुलिस। और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं तो घर पे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको डर लगता था कि, लेकिन अभी जब बच्चे मेरे अभी वैक्सीनेट हो गया तो कोई अभी डर नहीं है। पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए चलाए गए स्पेशल वैक्सीन ड्राइव में शिवसेना सांसद राहुल शेवाले समेत हेल्प यूवरसेल्फ फाउंडेशन, रिजवी एजुकेशन ट्रस्ट और साई अस्पताल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांद्रा के रिजवी कॉलेज में आयोजित किए गए इस टीकाकरण अभियान में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क टीका दिया गया। काफ़ी थैंकफुल हूँ इनको मैंने अभी ऊपर भी देखा। इनका काम एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही उल्लेखनीय है। अगर आप इनकी लाइब्रेरी देखो, इनकी कॉलेज देखो, जितने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, इनकी स्कॉलरशिप तो वो तो है ही, लेकिन जब ऐसे कामों में ऐसे ट्रस्ट आगे आते हैं, डॉक्टर ऋषि साहब आगे आते हैं। कोविड से उपजे इस संकट काल में कानून व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेदारी हो या फिर विकट परिस्थितियों में फ्रंट वर्कर की तरह सुरक्षा ढाल बनने की जरूरत, खाकी वर्दी वाले हर जगह डटे नजर आते हैं। ऐसे में उन पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई का इससे बेहतर तरीका बेशक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।